हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था चालित सरल आवर्ती दोलक, इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में फेज ऑफ ऑसिलेटर यानी हमारा जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है, फेज ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर और हमने एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर को पढ़ लिया था, जहां पर हमने अलग अलग कंडीशंस के लिए चेक किया था कि हमारा फाई यानी जो फेज डिफरेंस रहेगा और एक्स नोट का जो मान आता है, एम्पलीट्यूड का मान क्या आता है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस को। अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन हमारी क्या होगी, जब हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। यहां पर हमने x इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या थी, x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अंदर जो एक्स नोट है वो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो एक्स नोट का मान मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है, या हम यहाँ पर मान निकालेंगे कि ओमेगा का मान क्या होगा कि उसके लिए हमारे पास में एक्स नोट का मान क्या है, मैक्सिमम आए। ओमेगा क्या है, हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, यानी जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा के किस मान के लिए हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो हम निकालते हैं। और जो ओमेगा की वैल्यू आएगी जिस पर हमारे पास में क्या हो जाए, एक्स नोट का मान मैक्सिमम हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन और रेजोनेंस कहते हैं, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कहते हैं। अनुनाद अवस्था हमारी कहलाएगी। तो हम उस वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसके अंदर x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहां पर हमारा एम्पलीट्यूड एक्स नोट इक्वल टू क्या था, एफ नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारे पास में क्या था, एम्पलीट्यूड था, आयाम था। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है कि आयाम जो हो वो अधिकतम हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो। तो ये हमारी कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास में डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो क्या हो, मिनिमम हो, यानी ये वाला जो हर का हमारा पार्ट है वो क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स नोट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अधिकतम आयाम के लिए ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ का मान न्यूनतम होगा। हमारे पास में कोई भी फ्रिक्शन वाली वैल्यू होती है तो जब डिनोमिनेटर ये मिनिमम होता है तो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम और मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके। तो यहां पर हम लिख सकते हैं न्यूनतम मान के लिए ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा d बाई डी ओमेगा
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। और न्यूनतम मान के लिए हमारा क्या रहेगा, मिनिमा या मैक्सिमा के लिए जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आता है वो इक्वल टू 0 आता है। यानी हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे ओमेगा के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू में हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये मान हमारे पास में क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यहां से अपने पास में ये वैल्यू आ गई। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको चाहे हम पावर हाफ रहने दें, क्योंकि इसका मान हमारा मिनिमम रहेगा, तो पावर हाफ भी मिनिमम ही आएगा। तो सिर्फ इतना लिख लेना, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हमने इसका डी बाई डी ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, हम इसको डिफरेंशिएट किया हमने इसको, तो क्या आया, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 2 ओमेगा प्लस, पहले हमने इसका पूरे का किया तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओनली माइनस ओमेगा स्क्वायर का हमने किया तो माइनस का 2 ओमेगा आ गया, फिर प्लस का 4r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0। इसको हमने डिफरेंशिएट किया ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो 8r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। तो ये मान आ गया 8r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 4 ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम इसको क्या करें, ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल, तो यह हो जाएगा 8r स्क्वायर इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर। 4 को भी हम यहां पर कैंसिल कर देते हैं, 4 ओमेगा को इससे किया तो ये आ गया 2r स्क्वायर, क्योंकि 4 2 टाइम्स ये हो जाएगा और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो यहां पर 2r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर, और ओमेगा का मान कितना आ गया, रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। और यही फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर कहलाती है। यानी हमारे पास में ओमेगा आर, ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, ये एक्स नोट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ओमेगा आर हमारी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ओमेगा आर का मान हमारे पास में क्या आ गया, ओमेगा आर इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। तो हम लोग निकाले कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर एम्पलीट्यूड का मान क्या आएगा, इसको हम लोग निकालते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट वाली, उसके अंदर हम क्या रख देंगे, इस मान को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अनुनादी आवृत्ति पर
अनुनादी आवृत्ति पर आयाम x नोट इक्वल टू x नोट का मान f नोट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा आर का स्क्वायर। यहां पर हम क्या रख रहे हैं, ओमेगा की जगह ओमेगा आर रखेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर, यहां पर भी ओमेगा आर स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारे पास में क्या है, रेजोनेंस। ये हम इसे एम्पलीट्यूड रेजोनेंस या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो इसका मान आ जाएगा x नोट इक्वल टू f नोट, ओमेगा आर का हम मान रख दें तो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा आर का होल, ये ओमेगा आर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया हमने तो आ जाएगा माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर, और यहां पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा आर का स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारे पास में क्या आ गया, एम्पलीट्यूड का मान, रेजोनेंस एम्पलीट्यूड हम इसको कहते हैं। तो यहां से अपना ओमेगा नोट स्क्वायर से ओमेगा नोट स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 2r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा इंटू 8r की पावर 4। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां तक लिख लो। तो ये आ गया अपने पास में। तो हम इसको लिख सकते हैं x नोट इक्वल टू f नोट डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया कैंसिल, ये बचा 2r स्क्वायर प्लस का, यहां पर अपना 2r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर और माइनस का, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और 8r की पावर 4 की पावर हाफ। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो यहां से अपने पास में 1 मिनट इसका हमारा होल स्क्वायर है। तो x नोट इक्वल टू f नोट अपॉन 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर अपना क्या था 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, f नोट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4r की पावर 4 प्लस का 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 8r की पावर 4 की पावर हाफ। तो x नोट इक्वल टू f नोट डिवाइडेड बाय 4r की पावर 4 और माइनस 8r की पावर 4, तो 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का 4r की पावर 4, इसकी पावर हाफ। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो r स्क्वायर 4r स्क्वायर इसमें भी और 4r स्क्वायर इसमें, इन दोनों में क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो हम इसको कॉमन ले लें। तो x नोट इक्वल टू f नोट डिवाइडेड बाय, यहां से हम इसको 4r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो पावर हाफ है, तो बाहर क्या आएगा 2r, और ये बन जाएगा रूट 4r स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस
4r को हमने 4r² को हमने कॉमन लिया है, तो एक r² और बच जाएगा। ये हमारे पास में मान आ गया एम्पलीट्यूड का। अब जो हमारा Q होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नोट टो या ओमेगा नोट अपॉन 2r होता है। तो यहां से हम इसको Q की फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। x नोट f नोट Q, एक मिनट, इसको हम लोग x नोट इक्वल टू f नोट, और ये हमारा किसकी फॉर्म में होता है, ओमेगा नोट अपॉन 2r की फॉर्म में होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नोट से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ये अपना आ जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट स्क्वायर को हम यहां पर बाहर ले लें और ये अपना बन जाएगा 1 माइनस r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। और इसको हम लिख सकते हैं x नोट इक्वल टू f नोट डिवाइडेड बाय 2r ओमेगा नोट, और ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। 1 माइनस r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ। इसका हम यहाँ पर क्या कर दे, एक्सपेंशन करें, बायनोमियल एक्सपेंशन, तो ये बन जाएगा x नोट f नोट अपॉन 2r ओमेगा नोट 1 माइनस, और माइनस का 1/2 है तो यह आ जाएगा +1/2 r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर। आगे की टर्म्स को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये अपना आ जाएगा f नोट अपॉन 2r ओमेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमारा 1 माइनस x की पावर माइनस का हाफ है, तो ये 1 + 1/2 x, और फिर आगे हमारा प्लस का -1/2 और x² अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से आता जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसी को ले रहे हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस, और माइनस की पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1/2 r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर हम Q की फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो Q की फॉर्म में हमारा क्या होता है, ये हमारा 1/2 r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर है, तो Q² हमारा क्या होता है, ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 4r²। तो ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन r² को हम क्या लिख सकते हैं, 4q² इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन r², और r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर ये बन जाएगा 1/4q²। ठीक है, हमारे पास में क्या है, r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4q²। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लो, फिर हम इसको आगे लिखते हैं। तो x नोट का मान हमारे पास में आ जाएगा f नोट डिवाइडेड बाय 2r ओमेगा नोट। इसको हम ओमेगा नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2r, और ये अपना क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया, जो हमारी ये इक्वेशन है इसको हमने ऊपर नीचे ओमेगा नोट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अपना 2r ओमेगा नोट है, इसको हमने ओमेगा नोट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये ओमेगा नोट स्क्वायर बन गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, और r² अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर की जगह 1/4q², और 1/2 पहले से है, तो यह आ जाएगा 1/8 q²। ठीक है, ये हमारा 1/8 q² बन जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है x नोट इक्वल टू f नोट ओमेगा नोट अपॉन 2r, ये भी q बन जाएगा, अपॉन में ओमेगा नोट स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 + 1/8 q²। तो ये हमारा आ गया एम्पलीट्यूड रेजोनेंस या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी जब हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है हमारी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा r होगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास में क्या हो जाएगा,
ये वैल्यू होगी, एक्स नोट का मान ये होगा। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट क्यू अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू और इंटू 1 + 1/8 क्यू स्क्वायर आ रहा है। और जो हमारा क्यू इक्वल टू होता है क्या होता है, ओमेगा नोट अपॉन 2r होता है। तो जब हमारे पास में क्यू बहुत कम है, क्यू अगर कम होगा तो क्यू का मान अगर हमारे पास में 0 हम रखें तो यहां से क्यू का मान कम होने पर एक्स नोट का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर क्यू का मान अनंत है, ठीक है, या फिर क्यू का मान ज्यादा है तो हमारे पास में क्या होगा, एक्स नोट का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाए एक्स नोट का मान और ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लिए। तो एक तो हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, दूसरा हम इसके लिए लिख सकते हैं कि जब शून्य अवमंदन के लिए यानी जब हमारे पास में क्या हो, डैम्पिंग नहीं हो, तब हमें पता है कि क्यू का मान क्या होता है, अनंत होता है। हमने जब क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया था तो जब तक डैम्पिंग नहीं होगी क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जैसे डैम्पिंग फोर्स बढ़ेगा क्यू का मान क्या होता है, कम होता है। यानी शून्य अवमंदन के लिए क्यू इक्वल टू इन्फिनिटी है, अतः एक्स नोट का मान भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो शून्य अवमंदन के लिए अनुनाद का मान यहाँ पर क्या आएगा, अनुनाद आयाम जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि क्यू इक्वल टू हमने अनंत रखा, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। एफ नोट क्यू अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर बचेगा। एक्स नोट इक्वल टू यहां से हम निकाल सकते हैं, एक्स नोट इक्वल टू क्या होगा, एफ नोट क्यू अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर 1 + 1/∞। तो ये तो 0 हो गया, तो ये एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू क्यू बचा, और क्यू का मान क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी शून्य अवमंदन के लिए जब हमारा ये डैम्पिंग क्या है, 0 है, तब हमारे पास में एक्स नोट जो आयाम है उसका मान क्या होगा, अनंत होगा। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाए एक्स और ओमेगा के बीच में, और जैसे जैसे इसका अवमंदन का मान बढ़ेगा, डैम्पिंग का मान बढ़ता है, तो क्यू का मान भी क्या होगा, कम होगा, और आयाम का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसके अंदर हमारा जब ओमेगा, हमने केस लिया था ओमेगा इज मच लेस देन ओमेगा नोट, ये हमारी ओमेगा की एक्सिस है और ये हमारा एक्स का मान है, एम्पलीट्यूड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट। तो जब हमारे पास में हमने केस कंसीडर किया था ओमेगा इज मच लेस देन ओमेगा नोट, तो इस केस के अंदर हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड का मान आया था एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट बाय के का मान आया, एफ नोट बाय के आया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ये वाला केस कंसीडर किया था तो एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट बाय के, या हम कह सकते हैं कि जब ओमेगा नोट, ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ओमेगा इक्वल टू 0 होगा तो एक्स नोट का मान होता है एफ नोट अपॉन के। यानी हमारा जो कर्व है वो यहां से स्टार्ट होगा किसी एक मान के लिए, एफ नोट बाय के मान के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ओमेगा का मान बढ़ेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड का मान बढ़ता है, और फिर रेजोनेंस पर क्या होगा, ओमेगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी ओमेगा आर इक्वल टू, हमारे पास में ओमेगा आर का मान क्या आया था, रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। यानी इस फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा, एक्स नोट का मान मैक्सिमम होगा, और फिर ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए वापस से क्या होता है, 0 होता है। हमने जो केस कंसिडर किए थे तीनों, एक तो हमारा क्या था, ओमेगा मच लेस देन ओमेगा नोट, दूसरा हमारे पास में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, और तीसरा हमारा क्या होता है,
ओमेगा मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नोट। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि पहले यहाँ पर हमारा एफ नोट बाई के से थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि ओमेगा आर हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उस पर हमें मैक्सिमम मान मिलेगा। फिर उसके बाद में ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नोट के लिए वापस से ये वैल्यू डिक्रीज होने लगती है एक्स नोट का मान। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके हैं, वहां से आप देखना। तो ये जो हमारा कर्व आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। और यहाँ पर एक और क्या बात होगी, जो हमारे पास में एक्स नोट का मान है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा, डैम्पिंग के बढ़ने के साथ में ये लो आवृत्ति की तरफ, जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी है उसकी तरफ शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद में हमारा जो ये हमारा मैक्सिमम कहां पर होगा, इस ओमेगा आर पर। तो ये तो हमारा होता है अति अवमंदन का केस। अति अवमंदन, हाई डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग के अंदर क्या होगा, इसका मान बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो हमारी इससे कम की ओर शिफ्ट होती है, रेजोनेंस जो होगा हमारा। और जब हमारे पास में ये होता है हमारा न्यून अवमंदन, न्यून अवमंदन के अंदर यहां पर ये वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, ओमेगा आर का अगर हम स्क्वायर करें तो ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर है। अगर डैम्पिंग ज्यादा है, अगर डैम्पिंग ज्यादा होगी तो ये वाला फैक्टर बड़ा होगा, यानी इसमें से माइनस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा ये रेजोनेंस वाली जो हमारी पीक है यहाँ पर, वो क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगी, यानी इस ओमेगा नोट से ज्यादा कम मान रहेगा। और जब हमारे पास में ये डैम्पिंग का मान कम होगा, न्यून अवमंदन होगा, न्यून अवमंदन यानी लो डैम्पिंग अगर होगी, तो हमारे पास में क्या होगा, इस ओमेगा आर का मान ओमेगा नोट से थोड़ा ही कम रहेगा। तो ये अपने इस ओमेगा नोट वाली लाइन के पास आता है। और थर्ड हमने जो कंडीशन है हमारी, थर्ड कंडीशन कौन सी होगी अपनी, शून्य अवमंदन के लिए, यानी जब हमारा डैम्पिंग जो है वो क्या हो, जीरो हो। तो शून्य अवमंदन के लिए हमने देखा कि जो एक्स नोट का मान है वो इन्फिनिटी जाता है, यानी हमारा जो मैक्सिमम मान है एक्स नोट का वो अनंत जाएगा। तो इसको हम लोग इसी तरह से शो करते हैं। ये हमारा केस रहेगा शून्य अवमंदन का। जीरो डैम्पिंग, तो ये हमारी जीरो डैम्पिंग। स्टार्टिंग में जो हमारा कर्व होता है वो किस प्रकार होगा कि जब ओमेगा का मान कम हो ओमेगा नोट से, तब ये वैल्यू यानी ओमेगा ये इक्वल टू जीरो पर ये एफ नोट बाई के होता है। और फिर इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये बढ़ता है, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारा एक्स नोट का मान मैक्सिमम होता है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वापस से ये कम होने लगता है। इसी प्रकार हमारे पास में हर केसेस के अंदर होंगे, ये हमारी हाई डैम्पिंग, लो डैम्पिंग और जीरो डैम्पिंग। तो जब हमारी हाई डैम्पिंग है तब तो क्या रहेगा, ये पीक मान जो है इस ओमेगा नोट से काफी कम रहेगा। जब हमारी लो डैम्पिंग है तो ये जो पीक वैल्यू है ये इस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट के पास होती है। और जब हमारी जीरो डैम्पिंग है तब क्या होगा, ये जो हमारा कर्व है यानी ये अनंत की ओर जाएगा, जहां पर हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में कर्व आता है, इसे हम रेजोनेंस कर्व बोलते हैं एम्पलीट्यूड के लिए। ठीक है, इसको बना लो।
अब हम लोग डिफाइन करते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इस कर्व से पहले आप लोग एक टेबल बना लेना जिसके अंदर हमारा क्या हो, एक्स नोट का मान हो। हमारे पास में एक्स नोट क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो उसके अंदर हमारा एक्स नोट का मान क्या आता है, और ओमेगा की केसेस यहाँ पर लिख लेना कि ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा नोट है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट है, और ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा नोट है। फिर आप लोग एक्स नोट के मान लिख लेना कि हमारा, और एक हमारी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर लिख लेना। इसको यहाँ पर पहले लिख लेना क्योंकि जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान है ओमेगा नोट से थोड़ा कम है। तो ये जो हमारे केसेस हैं इनके ऊपर आप एक्स नोट के मान लिख लेना। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग के अंदर ये बढ़ना स्टार्ट होता है, रेजोनेंस पर ये मैक्सिमम होगा, और फिर वापस से ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन के लिए ये वापस से डिक्रीज होगा एक्स नोट का जो हमारा मान है। तो इस प्रकार से हमारे पास में कर्व आते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं एक्स नोट के लिए, तो ये आप लिख लेना इसको। अब हम बात करते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा अनुनाद आता है ये जो हमारी पीक वैल्यूज आ रही है वो इस प्रकार से आ रही हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जब हमारा एम्पलीट्यूड जो है यानी इस अनुनाद के दोनों ओर जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसके दोनों ओर जो इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज होने पर एक्स नोट का मान किस रेट से चेंज होता है, दोनों ओर ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ओर ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी रेट जो हम देख रहे हैं वो डिक्रीमेंट की हम देख रहे हैं। तो किस रेट से वो डिक्रीज होता है वो किसको शो करेगा, अनुनाद की तीक्ष्णता को, शार्पनेस को शो करेगा। तो जब हमारी हाई डैम्पिंग है, हाई डैम्पिंग वाला जो हमारा केस है उसके अंदर हमारा कुछ इस तरीके से है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू या इससे बाद वाली किसी वैल्यू में दो का अगर हम डिफरेंस देखें तो जो हमारा इसमें एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट जो आ रहा है यानी कमी जो आ रही है, फॉल जो हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड वो क्या है, कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरीके से हमारा कर्व, और जो इसका न्यून अवमंदन है, न्यून अवमंदन की क्या होगा, इसके अंदर ये जल्दी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें फॉल ये जल्दी हो रहा है, जल्दी डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीमेंट किस रेट से हो रहा है वो हमारा किसको शो करता है, इसकी शार्पनेस को शो करता है। अगर जल्दी डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा जो कर्व होगा वो क्या कहलाएगा, तीव्र कहलाएगा, शार्प कहलाता है। और अगर कर्व के अंदर यहाँ पर डिक्रीमेंट धीरे हो रहा है, कम धीरे फॉल हो रहा है ये, तो क्या कहलाता है, हमारा कर्व फ्लैट कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि हाई डैम्पिंग के अंदर ये क्या है, फ्लैट है, और लो डैम्पिंग, इसमें न्यून अवमंदन, लो डैम्पिंग के अंदर कर्व जो होगा वो हमारा शार्प होगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में आप लोग लिख सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ, अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक बल की आवृत्ति के साथ, ये हमारी क्या है, चालक बल की आवृत्ति, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है दोनों तरफ, चालक बल की आवृत्ति के साथ यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के साथ में आयन जिस दर से गिरता है, जिस रेट से फॉल होगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड दर से गिरता है, वह अनुनाद की तीक्ष्णता
के परिमाण को व्यक्त करता है, यदि अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर चालक बल की आवृत्ति में न्यून परिवर्तन करने पर आयाम पर्याप्त मात्रा में गिरता है तो जो हमारा कर्व होगा वो क्या कहलाएगा, शार्प कहलाता है, वक्र तीक्ष्ण कहलाता है। तथा यदि आयाम में कमी बहुत कम होती है, तो वक्र क्या कहलाएगा, सपाट फ्लैट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, अगर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एक सफिशिएंट मात्रा में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में चेंज करने पर अगर इसमें आयाम में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, ये तो हमारा तीक्ष्ण कहलाएगा, शार्प कहलाएगा। और इसमें कमी अगर बहुत कम होती है तो कर्व क्या कहलाता है, फ्लैट कहलाता है, सपाट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा फ्लैट कहलाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हाई डैम्पिंग के लिए हमारा कर्व होता है वो फ्लैट होता है, और लो डैम्पिंग के लिए हमारे पास में जो कर्व आता है वो क्या आएगा, शार्प आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेजोनेंस कंडीशन थी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगी। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान हमारे पास में ये आता है, और हम लोग एक्स नोट का मान देखते हैं कि जब ओमेगा का मान ओमेगा नोट से बहुत कम है और ओमेगा का मान ओमेगा नोट से बहुत ज्यादा है, दोनों ही केसेस में हमारे पास में इस तरह का मान आएगा, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वहां पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से हम इसका कर्व बना सकते हैं और हम इसकी शार्पनेस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे कि फोर्स्ड ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी होती है उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं।